प्रदर्शन है देश के संसद में पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। आज इस आंदोलन का 31वां दिन है। आज इस आंदोलन में जहां एक तरफ देश के किसान इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत आगे किस मुआयने पर जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ हम इस किसान आंदोलन में अलग अलग तस्वीरें आपके लिए लेकर आते रहे हैं। आज एक बार फिर हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा से आए किसान बड़ी संख्या में पिछले 31 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें JK 24/7 न्यूज आपके लिए लेकर आया है और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस ठिठुरती हुई ठंड में जब कोई भी किसान बीमार हो जाता है, जब कोई भी किसान अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब उसे किसी बड़े अस्पताल से पहले यही आंदोलन स्थल पर एक डॉक्टर की वैन खड़ी है जो उनको तमाम प्राथमिक उपचार देता है। हमारे सामने इस वैन को आप देख सकते हैं, जिस वैन में साफ तौर पर जो मेडिकल की तमाम औपचारिक सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध है। इस वैन में साफ तौर पर जो वो प्राथमिक उपचार होते हैं जिसके द्वारा कोई भी मरीज जिसे कोई परेशानी हुई हो उसको दूर किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मैं 9 तारीख से यहाँ पे हूँ। 9 तारीख से। किसान आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया, आज 31वां दिन चल रहा है इस आंदोलन का। क्या जरूरत आपने समझी कि आप यहाँ सब कुछ छोड़कर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला। आप ये उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या जरूरत आपने समझी कि सब कुछ छोड़कर आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? देखिए, जो एक ये बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो ये हर इंसान को सोचना चाहिए। जो मैंने सोचा, एक छोटा सा सोचा मैंने कि इनके साथ क्या बीत रही होगी, किस तरह से ये ठंड में सो रहे हैं, जो एक आम इंसान को सोचना चाहिए, वही मैंने सोचा। मेरे को उस समय ऐसा नहीं लगा था कि मैंने बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तो ये जो वैन है पूरी, ये आप ही की है? हाँ, ये मेरी गाड़ी है। मैंने पहले छुट्टियां मांगी थी कि मैं। आप इस वक्त कहाँ काम कर रहे थे? मैं उदयपुर राजस्थान में SMO पे काम कर रहा था जी। तो मैंने राजस्थान गवर्नमेंट से 3 तारीख को छुट्टियां मांगी थी। मेरी इस साल की जो CL जो बाकी है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे को किसानों की सेवा में जाना है। कोई घरेलू काम में नहीं जाना है। मैंने सब्जेक्ट ये लिख दिया था, तो उन्होंने दी नहीं। फिर मैं VRS लेके यहाँ पे आ गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक डॉक्टर जो कि राजस्थान के उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इस वक्त किसानों के बीच सेवा करने के लिए मौजूद है। सर, ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, जो ठंड है वो लगातार हर दिन के साथ बढ़ते जा रही है। ऐसे में बतौर एक डॉक्टर आपको यहाँ सबसे ज्यादा किस तरीके की परेशानियों वाले मरीज देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता मुझे यही थी, और अभी मैं क्या इसी गाड़ी में सोता हूँ। जो हमारे डॉक्टर भाई लोग हैं वो शाम को, जो भी और टीमें हैं सब अधिकतर रात को चल जाती हैं, अपने घरों पे चल जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को इस कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना नहाने की। कभी कभी हमें भी 3 दिन हो जाते हैं नहाए हुए। तो उन्हीं परिस्थितियों में मेरे को रहना पड़ रहा है जिनमें किसान रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किस चीज की शिकायत यहाँ पर, जो कि जिस तरीके से आंदोलन है, बुजुर्ग जो है काफी संख्या में इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। वो डस्ट से जो एलर्जी हो रही है या धूल से जो एलर्जी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और BP की गोलियां भूल के आ चुके हैं, शुगर की गोलियां जितने दिन का उनको पता नहीं था कि इतने दिन आंदोलन चलेगा, तो वो दवाइयां भूल के आ चुके हैं। वो दवाइयां मैं देता हूँ। रात कोई उल्टी दस्त का मरीज आके मेरे को जगा लेता है, क्योंकि मैं 24 घंटे इसी गाड़ी में रहता हूँ, तो रात भर भी जागना होता है बार बार। तो ये जितनी दवाइयां हैं और जो ये तमाम उपकरण जो आप अपने साथ लाए हैं, ये सब आप अपने? हाँ, मैं शुरू में तो मेरी दवाइयां लाया था, फिर अब लोग अपने आप से ला के देते जा रहे हैं मुझे, और मुझसे पूछते जाते हैं कि क्या दवाई खत्म हो रही है, आपको क्या चाहिए। मैंने उनके नंबर नोट किए हुए हैं, वो आगे से मुझे देते जाते हैं जो चीज की जरूरत मेरे को महसूस होती है। अभी तक इन 30 दिनों के आंदोलन में कोई ऐसा बड़ा केस आया हो आपके सामने जिसके लिए, जो आपके पहुंच से बाहर रहा, जिसका उपचार आप यहाँ नहीं कर पाए हो? ना, ऐसे केस थे निमोनिया के, ब्रोंकल निमोनिया के 1-2 केस थे जो ट्रॉली में ही भर्ती थे, और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। 80 साल के ऊपर के थे, तो वहीं जाके उनको इंजेक्टेबल लगाने पड़ते थे, एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने रेफर होने से मना कर दिया कि हम घर नहीं जाएंगे, और वो अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हमने देखा इस किसान आंदोलन में 30 दिनों में बहुत सारे किसान जो है अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और जिस तरीके से इस सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जो तादाद है उसमें महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग भी काफी संख्या में मौजूद है। ऐसे में बतौर एक चिकित्सक आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या इतनी ठंड में ये जो वृद्ध लोग हैं उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए? देखिए, इनके लिए जो समस्या है ना, ये मौजूद रहने वाला तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि ये मैं जब यहाँ पे आया था तो कोरोना के डर से डरा हुआ आया था, खुद भी मास्क लगाया हुआ था, इस तरह से डरा हुआ आया था। इनकी जो समस्या जिंदगी मौत से बड़ी है,
एक पीढ़ी खत्म नहीं होगी, कई पीढ़ियों खत्म हो जाएगी। इसलिए ये इसकी चिंता नहीं कर रहे कि हम ठंड से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे। जिंदगी मौत से बड़ी समस्या का जिक्र आपने किया, लेकिन एक और बड़ी बात जिसका जिक्र अभी आपने किया, कोरोना महामारी। इस वक्त हम देख रहे हैं ब्रिटेन और तमाम देशों में जो है नए स्ट्रेन आ रहे हैं कोरोना वायरस के। ऐसे में एक डॉक्टर के नाते इतनी बड़ी संख्या में भीड़ बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग, बिना किसी प्रिकॉशन के मौजूद है, क्या आप इस पर अपनी राय? मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, मैं जब यहाँ आया था तो वही कोरोना से निकल के आया था और उसी तरह से तैयारी करके आया था, और वही 1 घंटे तक मैंने मास्क लगा के रखा। फिर जब मैंने यहाँ इतनी लाखों की भीड़ को बिना मास्क के देखा तो मुझे लगा कि इनकी प्रॉब्लम ये जीने मरने से नहीं डर रहे हैं, और सबसे डरपोक इंसान मैं ही लग रहा हूँ, सबसे कायर इंसान मैं ही अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने मास्क हटा दिया। अब आप देखिए, ये तो ब्रिटेन को शोध करना चाहिए यहाँ आके कि ये इतने लाख लोग हैं और कोरोना से पीड़ित नहीं हो रहे, ये तो एक शोध का विषय है। और आप देखिए, बिहार में जब इतना चुनाव हुआ वहाँ कोरोना नहीं था, हैदराबाद की भीड़ में चुनाव में कोरोना नहीं था, तो फिर किसानों में कोरोना कहाँ से आएगा? तो ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है डॉक्टर साहब, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये आंदोलन इस साल तो अब खत्म होने से रहा, और अगले साल भी अगर सरकार मांगे नहीं मानती किसानों की तो लंबा चलेगा। ऐसे में कब तक का आपका इरादा है यहाँ बैठने का? देखिए, ये बात तो पक्की है, नए साल का जश्न तो मैं इनके साथ ही मनाऊंगा। फिर उसके बाद 26 जनवरी की देखा जाएगा, झंडा भी इनके साथ ही फहराएंगे, आगे से आगे डेट बढ़ाते जाएंगे। घर परिवार आपका? घर परिवार के लिए यही मेरा परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से जयपुर, उदयपुर, राजस्थान से आए इन किसान ने इन डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि इनके लिए इनका घर परिवार यही है, और इनके लिए जो प्राथमिकता है वो देश के किसान हैं। वो एक रक्तदान शिविर जो इस आंदोलन पर स्थल पर आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से शाम की वक्त इस पूरे सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन का एक तरीके से सेंटर पॉइंट बना हुआ है, वहां पर अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही जो सेवाएं हैं वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लोग यहाँ ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ जाएंगे, रक्तदान करते हुए, तो वहीं साथ ही साथ अनेक तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी निश्चित तौर पर इस सिंघू बॉर्डर के कैंप पर मौजूद है। बिलों को मांग कर रहे हैं कि वो वापस लिए जाए। उस आंदोलन में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आइडिया कहाँ से आया आपको? सर, एक कैंप का आइडिया ऐसे आया, जैसे जो पंजाबी लोग हैं और हरियाणा के लोग हैं उनमें बहुत जज्बा है ब्लड डोनेट करने के लिए। वो जज्बा इनमें, इनकी खून की रगों रगों में भरा हुआ है। तो इसलिए ये हमने सोचा था भी अपना जहाँ पे किसान आंदोलन, जो किसानों का संघर्ष जारी है सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के पास, तो इतना रश है, हम उस ब्लड बैंकों में जो ब्लड की कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए तो तीनों बॉर्डर पर ये जो है ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही है। हाँ, तीनों बॉर्डर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। और जो मेरे भाई हैं, किसान वीर हैं, इनमें से इतना जज्बा है, ये ब्लड देने के लिए इनको कहना नहीं पड़ रहा है भी ब्लड डोनेट करो। ये ब्लड डोनेट होके करते क्या है, कहाँ जाता है ये ब्लड डोनेट करके हम इसको स्टोर करेंगे एम केयर हॉस्पिटल जीरकपुर में, और जहां से इसके टेस्ट वगैरह होंगे सारे, उसके बाद ये ब्लड बैंकों में जाएगा। जो अपना जो लोड़वंद मरीज है, जो पेशेंट है लोड़वंद, उनको ब्लड ये दिया जाएगा। आज के टाइम में ब्लड की बहुत शॉर्टेज चल रही है। एक दिन में तकरीबन कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको ब्लड डोनेट करते हैं? एक दिन के हम बात करिए, हम एक दिन की बात करते हैं, 150 से ऊपर लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना किस तरीके से एक दिन में तकरीबन 150 से अधिक लोग जो है वो सिंघू बॉर्डर पर इस रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ उन लोगों से जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट किया है। किस वजह से आपने यहाँ पर रक्तदान किया? ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि आपको लगा कि आपको यहाँ पे ब्लड डोनेट करना चाहिए? जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, उसको खून दान के पैसे लेते हैं ना, हम उसको देंगे दान। जो हम जो दान करेंगे तो फिर ही उसको मिलेगा खून, ठीक है ना। ये सरकारी में जाएगा, ये सभी जो सर्टिफिकेट देते हैं ना, ये उधर जाएगा, इसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। हम इसलिए दान करें, हमारे में जज्बा है। ये मोदी को भी चाहिए तो मोदी को भी दे देंगे हम खून जितना चाहिए, पर ये हम ऐसा नहीं करेंगे कि। कितने दिनों से आप यहाँ पे? हम 2 हफ्ते से इधर है। 2 हफ्ते से? तो 2 हफ्ते में जिस तरीके से हमने देखा किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अलग अलग सुविधाएं भी यहाँ मिल रही हैं किसानों को, जो जोश की है कमी कहीं भी नहीं है, और इसी वजह से वो भारी संख्या में यहाँ पर रक्तदान करते हैं। एक तरफ वो किसान है जो किसानी के इस
पूरे व्यवसाय में पिछले कई सालों से रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी मौजूद है और हम इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक महीने के किसान आंदोलन में उन्हें क्या मिला और किस तरीके से आगे इस किसान आंदोलन को वो बढ़ता देखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, क्या नाम हुआ? कुलदीप सिंह जी। सर, आप पिछले आज एक महीने पूरे हो गए यहाँ किसानों को प्रदर्शन करते हुए, ऐसे में किस तरीके से आज किसानों के साथ जो बातचीत सरकार की होनी थी उसको लेकर भी चर्चा हुई है, किस तरीके से आगे आने वाले समय में आप इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं? सर जी, जिन्हें साडे कानून मोदी काले कानून वापस देने ना ले, ਅਸੀਂ उनसे संघर्ष साडा चलता रहेगा, जारी रहेगा जी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि एक महीने में जो किसान आंदोलन है वो बड़ा होता गया, किसान आंदोलन का जो स्वरूप है वो भी बड़ा होता गया, तो निश्चित तौर पर क्या किसान यहाँ केवल आंदोलन करने आया है या अपनी मांगों को पूरा करने वाला आया है? अपने हक लेके जाएगा जी। ठीक है, हम बात यहाँ कुछ युवा किसानों से भी करते हैं क्योंकि इस देश का भविष्य इन्हीं युवाओं के हाथ में है। किस तरीके से पिछले एक महीने में आप सब, मैं उम्मीद करता हूं एक महीने से यहीं पे हैं, किस तरीके से पिछले एक महीने से आप इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, पिछले एक महीने से दिक्कत तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद हमारा एका जरूर हो गया है। हरियाणा पंजाब अब एक हो गया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि पहले हरियाणा पंजाब में ही लड़ाई रहती थी। अब ये दोनों अब एक भाई बनकर और अब सेंट्रल सरकार से टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मांगों को अपना मांगे पूरा करने चाहते हैं। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि इस आंदोलन में जो किसान है वो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो केवल प्रदर्शन तक सीमित रह गए, सरकार से बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आखिर यह आंदोलन खत्म कैसे होगा? आंदोलन तो अभी जब उनका जवाब आया, हाँ में जवाब आएगा तभी खत्म होगा। जब वो रद्द करेंगे कानून को तभी खत्म होगा आंदोलन, ऐसे तो खत्म नहीं होगा। ऐसे चलता जाएगा, चाहे साल चाहे 6 महीने चलता जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग तो युवा हैं, लेकिन इस आंदोलन में हमने देखा जो जनसंख्या अधिकांश है वो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप युवा तो समझ आता है कि इस आंदोलन में पूरी जोश के साथ हिस्से ले रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कई किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। दिल्ली में जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या रणनीति है किसानों की कि आगे किसानों को और नुकसान न हो इस आंदोलन को लेकर? देखो, ठंड की बात तो हम मत ही करें, क्योंकि ठंड तो हम 2-2 बजे सुबह पानी लगाने जाते हैं खेतों में, ठंडे पानी में हम पानी लगाते हैं कनक को। ठंड की तो बात कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत आती है। तो मोदी सरकार को यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने कानून हैं वो रद्द करे, क्योंकि हम भी काम करना चाहते हैं। हमें घर अपने यहाँ पर हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का, हमें बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जैसी ये अड़वाई कर रहे हैं, इनको इसका भुगतान करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, आप सब काम क्या करते हैं? आप सभी के सब? हम सभी स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं। मैं +2 आर्ट्स में हूँ और ये भी सभी मेरे साथ, आप सभी विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी के नाते आप कैसे देखते हैं इन तीनों बिलों को जो ये सरकार संसद में लेकर आई है और जो पारित होकर अब कानून बन गए? देखिए, हम अगर इसके बाद हमें अगर हम नौकरी लेने जाते हैं तो बोल देते हैं आप जर्नल में आते हो, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। ये वहाँ पर ऐसा करते हैं। अगर हम जब खेती करेंगे तो अगर आप अपनी दादेलाई जमीन पर खेती करना चाहते हैं तो अब ये जमीनों खोने पर आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे अड़वाई नहीं चलेगी। सरकार को हम सीधा कर ही लेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग किसान हो या फिर देश के युवा किसान हो जो कि इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये उनके भविष्य को लेकर है, जिसके आसपास की जगहों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेंट सिटी होगी। ये टेंट सिटी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और हम बात करेंगे हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा जारी शुरू की गई इस टेंट सिटी के जो यहाँ पे प्रबंधक है उनसे कि आखिर किस तरीके से इस टेंट सिटी का अलॉटमेंट होता है और आखिर कितने टेंट यहाँ पे मौजूद हैं और इन टेंटों में किन परिवारों को देने में प्राथमिकता दी जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? बघेल सिंह है जी। सर, ये जिस तरीके से ये हेमकुंड फाउंडेशन के द्वारा हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे टेंट सिटी बनाई गई है, इसमें तकरीबन कितने टेंट मौजूद होंगे? हमारे पास अभी तक 170 से ज्यादा, थोड़े 180 के करीब टेंट हमें इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे अभी तक। दिल्ली में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं जैसे जैसे रात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो तापमान है वो गिर रहा है। ऐसे में इस टेंट सिटी में ठंड से बचने के लिए क्या उपाय हैं? हमारे पास हम टेंट में ना गद्दा भी देते हैं, कंबल भी देते हैं और जो डोनेशन आ रही है अभी रजाइयों की भी आ रही है, हम रजाई भी देते हैं। तो ये टेंट सिटी जो है, इसमें एक टेंट जो है वो पेड है या अनपेड है?
अनपेड है जी, बिल्कुल फ्री है, सेवा है। अच्छा, तो फिर आप ये कैसे तय करते हैं कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए? हम कुछ सवाल पूछते हैं और हम उनकी रिक्वायरमेंट जानते हैं, अभी उनको असल में चाहिए या ना चाहिए। हम उनको पहले थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, छाननी लगाते हैं जैसे। और हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो लेडीज हैं और बुजुर्ग हैं, ठीक है जी। तो हम पहले उनको भुगता कर फिर हम नौजवानों की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि किस तरीके से ठंड के कारण कई बुजुर्ग जो है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है यहाँ पे टेंट सिटी में। तो इस तरीके में ये जो टेंट सिटी है, इसमें एक टेंट में कितने लोग रह सकते हैं? हमारे पास 3 तरह के टेंट हैं, एक में 2 की कैपेसिटी, एक में 3 की और एक में 5 की है। हाँ जी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस टेंट को हेमकुंड फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, ये हेमकुंड फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और हमें पूरा सहयोग है ये पेट्रोल पंप का 31 माइलस्टोन का। जब तक ये विरोध चलेगा तब तक हम यहीं पे हैं। जो धरनाकारी हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे इंजन हैं, हम उनके डब्बे हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे यहाँ पे। ये टेंट है, वाटर प्रूफ है, इनको कोई असर नहीं पड़ता, ना बारिश का, ना कोई ओस का, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया और निश्चित तौर पर टेंट सिटी की इस पहल से जो बुजुर्ग हैं और खासकर महिलाएं हैं उन्हें इस ठंड से राहत मिलेगी। हम कुछ उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त इस टेंट सिटी में अपनी बुकिंग करा चुके हैं और ठंड से बचने के लिए यहाँ रह रहे हैं। कंबल वगैरह सब जो भी चाहिए सारा जितना होता है उतना सभी कुछ। सर, जो तापमान है दिल्ली का वो लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यहाँ परिवार के साथ ही आए, बच्चे साथ। ठीक है, हम यहाँ कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाज सिंह गरवाल। मैं एक स्पीच देना चाहूंगा। अच्छा, आपसे स्पीच भी सुनेंगे, पर ये बताओ इस टेंट में आप अंदर रहे हो? हाँ जी। क्या क्या है इसमें? इसमें गद्दा भी है, कंबल भी है, बहुत कुछ है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे सब इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं? क्योंकि सारे लोगों ने किसानों को सपोर्ट करनी है। अच्छा, तो आप भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, यस। अच्छा, एक बात बताइए कि बड़े होकर आपको क्या बनना है? मैंने फार्मर बनना है। लेकिन जिस तरीके से ठंड इतनी ज्यादा है, आप तो अभी बच्चे हैं और आपके दादाजी भी आए हैं, तो आप ठंड में भी क्यों यहाँ पर हैं? क्योंकि हम चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, चाहे जितनी मर्जी डिग्री हो, फिर भी हम यहीं पर रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एक छोटे से बच्चे का भी यही कहना है कि चाहे तापमान कितना भी कम होता जाए, ठंड कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन उनके लिए प्राथमिकता जो है वो इस वक्त किसान है और किसानों का ये आंदोलन है। आइए हम आपको बात यहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियों से कराते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्यों वो यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? साहिबदीप कौर गरेवाल। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? जिला फतेहगढ़ साहिब। क्यों हैं आप यहाँ पे, किस लिए आई हैं? हम फार्मर्स की सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप जानती हैं कि यहाँ फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, वो जो मोदी जी ने बिल्स किए हैं वो उनको माफ करवाने के लिए वो आए हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में हैं आप? 5th कैम्ब्रिज। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? कुलदीप कौर सोहित। आप कौन सी क्लास में हैं? आई एम 2nd ईयर। अच्छा, आप कॉलेज में हैं। ठीक है, तो कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे देख रही हैं कि जो प्रोटेस्ट है इसमें अभी तक गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच जो बातचीत है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है? तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको नहीं लगता उन्हें घर जाना चाहिए? ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए ना कि फार्मर्स कैसे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं इतनी ठंड में। वैसे तो उनको कोई भी फैसिलिटीज की कमी नहीं है, सारी फैसिलिटीज हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए हमने उनको कैसे, जैसे मेरा फर्स्ट वोट था, मैंने बीजेपी सरकार को दिया क्योंकि मेरे को लगा था ही इज आइडल मैन। तो बट जिस तरीके से हमने सोचा कि उनको यहाँ पे रहना चाहिए, बट वो वैसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड जैसे कि हम अभी उन्होंने मतलब बिल पास किया कि भाई तुम तीनों फार्म बिल पास किए। हाँ, फार्म बिल पास किए एंड जो अंबानी है हमको उनका भी बॉयकॉट करना चाहिए। JK 24/7 न्यूज आपके लिए ग्राउंड जीरो से सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हर तस्वीर सामने लेकर आ रहा है। पिछले 1 महीने से चल रहा है और कैसे ये प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, इसकी हर तस्वीर हमने आपको अब तक दिखाई है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से देश के अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न देने का काम करते हैं वो इस प्रदर्शन स्थल पर खुद अपने लिए अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये सामूहिक रसोई है जिसमें तमाम जो किसान हैं वो रोटियां बनाकर जो एक लंगर सेवा दी जाती है वो कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ किसानों से जो यहाँ पर इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनसे बातचीत करने की। सर, क्या नाम हुआ आपका?
सर मेरा नाम रमनदीप सिंह है। रमनदीप सिंह जी, ये जो लंगर व्यवस्था है, ये जो लंगर सेवा, ये जो रोटियां बन रही हैं, ये पिछले कितने एक महीने से यहाँ चालू है? हाँ, पिछले 1 महीने से चालू है ये। आप कब आए यहाँ? मैं तो कल रात ही आया हूँ, वैसे ही बाकी सभी साथी हैं जो पिछली 26 तारीख से आए हुए हैं। तो यहाँ मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो किसानों का ये पूरा प्रदर्शन है, ये एक शिफ्ट वाइज चल रहा है कि कुछ आते हैं फिर जाते हैं। हमने देखा कि एक रास्ते से गाड़ी आ रही है तो दूसरे रास्ते से गाड़ियां जा भी रही है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे परमानेंट भी हैं। हाँ। मतलब कुछ लोग जैसे किसी को घर पे काम पड़ गया तो कई बार जाना पड़ जाता है। हाँ। जाते लोग कम है लेकिन आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप करते क्या है सर? वैसे बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूँ MNC कंपनी में। तो आप सुन सकते हैं, एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर इस वक्त रोटियां बेल रहे हैं। एक दिन में कितनी रोटियां लगभग यहाँ बनती होंगी? ये तो सिर्फ इस बात की काउंटिंग करनी थोड़ी मुश्किल है। मतलब ये सारा दिन चलता ही रहता है। सुबह जैसे 10 बजे से शुरू हो जाता है। सुबह का भोजन सबसे पहले 10 बजे से शुरू हो जाता है। उससे पहले तो चाय है जैसे, और बिस्किट वगैरह हैं या रस है, ऐसा कुछ चलता रहता है। वो तो सुबह 5 बजे से मान के चलिए आप, ये वो चीज़ शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर परांठे भी होते हैं कई बार दिन में, तो और ये चेंज होता रहता है मेन्यू। ठीक है, हम और लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उन्हें मोटिवेट करता है इस तरीके के जो तमाम लंगर व्यवस्था है उनमें अपनी सेवाओं देने के लिए। किस तरीके से लंगर व्यवस्था पूरे दिन चले, इसको आप लोग सुनिश्चित करते हैं? सुबह हम लोग 2:30 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। पहले पानी गर्म करते हैं खुद के लिए, चाय बनाते हैं खुद के लिए, फिर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर दिन भर काम चलता है। तो ये 24/7 लंगर है? 24/7 तो नहीं है, रात को हमको भी आराम करना होता है सर। लेकिन नाइट 10 बजे तक अगर लेट कोई ग्रुप आ भी जाता है, वो डिमांड करता है 20-50 लोग, फिर हमारे सेवादार फिर उठ जाते हैं, स्पेशल उठकर भी बनवा देते हैं। ठीक है, लेकिन सर जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार पिछले 1 महीने से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि सरकार और किसान के बीच बातचीत जो है वो बंद हो गई है अब, तो इसको लेकर कैसे ये आंदोलन खत्म होगा आप समझते हैं? आंदोलन खत्म होगा सरकार के डिमांड मांगने से, मान लेने से। मान लेगी सरकार तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार तो कह रही है कि जो किसान कह रहे हैं हम सब कुछ करने को तैयार है, केवल हम बिल वापस नहीं लेंगे। किसान जो कहता है वो ही मानने को तैयार नहीं है। सरकार कुछ भी ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ कानून रद्द करने की बात करता है। कर दे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और हमने देखा है सर, जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच पिछले 1 महीने से ये विरोध चल रहा है, इसमें किसानों को भी जो है काफी ठंड बढ़ रही है और तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या रणनीति होगी किसानों को आगे आने वाले नए साल में? पहली बात तो जो ठंड की बात करते हो आप, हम तो बड़े बड़े ही ठंड में हुए हैं। हम खेत में सोते हैं, नंगी छत में सोते हैं, हमें ये ठंड कुछ नहीं कहने वाली है। इसलिए जब सरकार का इरादा होगा हमारी बात मानने का, हमारी डिमांड मानने का, मान ले, नहीं तो हम बैठे हैं। ठीक है, हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है, इसमें हम किसानों के विरोध की तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोर्चे पर महिलाएं भी तैनात है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से वो इस पूरे आंदोलन को देखती है। पिछले 1 महीने से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में जो बड़ा सवाल है कि महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो इस ठंड में खुले आसमान के नीचे पिछले 1 महीने से बैठी हुई हैं, तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। क्या वजह है कि आप लोग अपने घर को छोड़कर इस वक्त खुली एक तरीके से आसमान के नीचे इस ठंड में बैठी हुई हैं? ये सारी मोदी की मेहरबानी है जी। मोदी सर बनाया, लोगों ने वोटा देकर बनाए जे, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਮੋਢੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ जारी रहू तो जीत के जावांगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप पूरे घर परिवार के साथ यहाँ मौजूद है, जो विरोध है वो लगातार चल रहा है, ऐसे में क्या दिक्कतें हैं जो महिलाओं को इस स्थल पर सामना करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत होगी, और खास करके तब जब दिल्ली की ठंड जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्राथमिकता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जान बचाना या फिर विरोध करना? विरोध करना।
आप विरोध करना कह तो रही हैं, लेकिन जिस तरीके की अभी सिचुएशन है यहाँ पर, लगातार हम देख रहे हैं हर दिन के साथ मौसम बदल रहा है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो महिलाएं हैं उनको वापस अपने घरों पर चला जाना चाहिए, बच्चे हैं उनको चला जाना चाहिए, और जो तमाम तरीके की बुजुर्ग, खासकर मैं महिलाओं में बुजुर्ग महिलाओं की बात कर रहा हूँ, वापस वो नहीं जाना चाहते। उन्हें है कि हमारी मांगे पूरी हों, उनमें जोश है। बिल्कुल जोश की कमी न महिलाओं में न कुछ है। अब हम आपको एक ऐसी महिला से यहाँ मिलाते हैं जो इस किसान आंदोलन में हर वर्ग की जो प्राथमिकता है उसको दर्शा देता है। किस तरीके से हमारे सामने इस वक्त ये मौजूद हैं आंटी जो उम्र से 70 वर्ष की हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आंटी, पिछले 1 महीने से यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, ऐसे में ठंड इतनी ज्यादा है फिर भी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं वहाँ हम बैठे हैं। हाँ, बच्चों के साथ ही हमें अच्छे लगते हैं, बच्चों हमारे साथ अच्छे लगते हैं। जो तो हमारे बच्चों को ये दुश्मन है तो हमारी क्या लगते हैं। बिल्कुल। हाँ। आप तो इतनी बुजुर्ग हो गई, आपने तमाम तरीके का समय देखा होगा, आपने इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन, इतनी संख्या में किसानों को एक साथ देखा था? कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। हाँ। इस आंदोलन में आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो पहली बार अटेंड की था। हाँ जी, हाँ जी, पहले नहीं देखा था। ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं, हमें ठंड, हमारे बच्चों को नहीं लगती, हमारे हमको कैसे लगे। निश्चित तौर पर। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है कि चूंकि ये खुले में है पूरा आंदोलन, तमाम जो किसान भाई है वो खुले में इस वक्त अपनी मांगों को लेकर सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ। प्यार से काम होता है, ये अच्छा भी लगता है। फिर सरकार कह रही है कि किसान बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप समझती होंगी बातचीत से ही कुछ सॉल्व होगा? हाँ जी, हाँ जी, बातचीत ऐसे किसान नहीं करेंगे। वो किसानों की बात चंगी तरह सुने ना, उनके कान इस वेले बोले, बल्कि 70 वर्ष 80 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी जो है वो मौजूद है खुली एक तरीके से आसमान के नीचे इस दिल्ली की ठंड में, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज JK 24/7 न्यूज ने आपको इस किसान आंदोलन की हर वो तस्वीर दिखाई जिसका आपके लिए जानना जरूरी है। साफ तौर पर किसानों का, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, एक ही बात कहनी है कि किसान जो है वो अपनी विरोध प्रदर्शन को जो मांग कर रहा है उन्हें सरकार सुने, बातचीत से ही मसला सुलझेगा, ये भी किसानों का कहना है। लेकिन बातचीत की पहल किसके द्वारा की जाए, ये जो बातचीत रुक चुकी है, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट में मेरे साथ थे मेरे साथी कैमरामैन रिंकू शर्मा और मैं चंदन भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर से JK 24/7 न्यूज़ के लिए।